Today we are doing with 9th standard political science. 9th standard political science first chapter post world war political development. पोस्ट वर्ल्ड वॉर मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में. ठीक है, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि 2 वर्ल्ड वॉर अब तक हो चुके हैं. वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध, मतलब बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्रियाँ उसमें इन्वॉल्व थी ऑल ओवर द वर्ल्ड. खास करके स्पेशली तीन चार बड़े देश थे जिनके बीच में वॉर हो रहा था. लेकिन इसको वर्ल्ड वॉर इसके लिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे देश के सोल्जर्स इसमें इन्वॉल्व थे. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 क्या है. तो ऑब्जेक्टिव्स है, पहले तो हम लोग चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव्स करेंगे ताकि अच्छे से समझ जाए. इवन ट्रू और फॉल्स भी हम एंड में करेंगे, या ट्रू और फॉल्स विद रीज़न है. हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेन द गिवन कॉन्सेप्ट. इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना. इंटर मतलब आपस में, एक दूसरे पे निर्भर होना. ठीक है, इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इंटरडिपेंडेंस का मतलब है दुनिया में जितने भी देश है सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. हाउएवर बिग और स्मॉल और प्रॉस्पेरियस अ नेशन इज, चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, प्रॉस्पेरियस देश हो. प्रॉस्पेरियस मतलब सक्सेसफुल. प्रॉस्पेरियस का मतलब होता है सक्सेसफुल. ठीक है, मैं प्रॉस्पेरियस कितना भी देश सक्सेसफुल हो, सारे देश चाहे कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं. ठीक है, हाउएवर बिग एंड स्मॉल और प्रॉस्पेरियस द नेशन इज, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द अदर नेशन. वो दूसरे नेशन पर निर्भर करता है. ठीक है, नेक्स्ट आंसर इन ब्रीफ. ब्रीफ में आंसर लिखना है. कंपेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. देखो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड अब तक 2 वॉर हो चुके हैं, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं. ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, लगभग 4 साल चला. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, 6 साल तक का था. ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर अप्रॉक्सीमेट 4 साल था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अप्रॉक्सीमेट 6 साल चला. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से देश थे. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक साइड पे अलाइड पावर थे और एक साइड पे सेंट्रल पावर. अलाइड पावर में जो देश थे उसमें था ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका. ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड. ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं और इंग्लैंड भी कहते हैं. और दूसरा देश था फ्रांस, तीसरा थे अमेरिका. ये 3 का एक ग्रुप था. और इनके अपोजिट में जो दुश्मन देश थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी. जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगेरी अपोजिट साइड पे थे. ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साइड पे अलाइड पावर था. अलाइड पावर में सेम ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे सेम. और दूसरे साइड पे एक्सेस पावर था. एक्सेस पावर में जर्मनी, जापान और इटाली थे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रिया, हंगेरी थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ कौन था, जापान और इटाली. ठीक है, देखो तुम्हें बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों वॉर में जर्मनी था यानी सेंट्रल पावर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सेंट्रल पावर था वो हारा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सेस पावर हारा. यानी दोनों वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जीते. ठीक है, और जर्मनी, जो भी साइड पे जर्मनी, दोनों वर्ल्ड वॉर में हारा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और उसके दोस्त थे ऑस्ट्रिया और हंगेरी. ऑस्ट्रिया, हंगेरी कंट्री के नाम है. ये तीनों हारे थे. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ जापान और इटाली थे, ये तीनों हारे. क्या फ़र्क पड़ा इससे. ट्रेमेंडियस इकोनॉमिक लॉस, बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस हुआ. इकोनॉमिक लॉस मतलब फाइनेंशियल लॉस. बहुत सारा प्रॉपर्टी, पैसा बर्बाद हो गया. बहुत सारा प्रॉपर्टी और पैसा बर्बाद हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ट्रेमेंडियस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लॉस. बहुत ज़्यादा पैसा तो बर्बाद हुआ लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल लॉस भी हुआ. यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स था, ठीक है, जो देखो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन.
लीग ऑफ नेशन का ये काम था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड शांति बनाए रखे, पीस मेंटेन करे, यानी वॉर ना होने दे। वर्ल्ड वॉर 1 1918 को ख़त्म हुआ 1918। उसके बाद एक संस्था बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का काम ये था कि आगे कोई वॉर ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो ये जो लीग ऑफ नेशन था वो बर्बाद हो गया, ठीक है, वो नहीं टिक पाया, उसे कहते हैं पॉलिटिकल लॉस। और इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बहुत सारा पॉलिटिक्स डिसेबिलिटी हुई, तो इकोनॉमिक लॉस और पॉलिटिकल लॉस दोनों हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो संस्था बनी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बना, सब देशों ने, वर्ल्ड के सारे देशों ने मिलकर जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो संस्था बनी, जो ऑर्गेनाइजेशन बना, जो सारे देशों ने मिलकर बनाया था, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द गिवन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज कोल्ड वॉर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर, देखो मैं आपको बता दूं कोल्ड वॉर क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 कंट्री इमर्ज्ड हुई एज अ सुपर पावर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 देश, स्ट्रॉन्ग देश, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 देश बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए थे। एक था अमेरिका यूएस और एक था रशिया यूएसएसआर। ये दोनों देश बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और दोनों के अंदर एक कंपटीशन होने लगा नंबर 1 बनने का। दोनों पावरफुल देश थे और दोनों को अब एक ही टॉप पे आ सकता है। दोनों एक दूसरे से, दोनों के अंदर जैसे जलन होना, एक दूसरे से चिढ़ना, एक दूसरे को compete करने लगे हर चीज़ में, ठीक है। जैसे अमेरिका ने कोई नई चीज़ लॉन्च की तो रशिया उससे बेटर कर रहा था, ठीक है, और रशिया ने कुछ नया क्रिएट किया तो अमेरिका उससे बेटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंपटीशन होने लगा और अमेरिका जिसकी पॉलिसी, अमेरिका ने कैपिटलिस्ट पॉलिसी अपनाई थी। कैपिटलिस्ट यानी रिच पीपल्स के कंट्रोल में, जो सेठ लोग हैं ना, कंपनी, फैक्ट्री ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोगों की। और रशिया कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट मतलब लेबर रूल ऑफ लेबर, ठीक है। तो दोनों के बीच में कंपटीशन होने लगा टू अचीव द सुपर पावर, ठीक है, टू अचीव द टॉप पावर। 2 कंट्री एज अ सुपर पावर थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और इसकी वजह से कुछ देश जो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट हो गए और कुछ देश रशिया की तरफ। तो पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई, पूरी दुनिया के देश 2 हिस्सों में बढ़ गए। इसको बाइपोलरिज्म कहते हैं। कुछ देश अमेरिका को फॉलो करने लगे कैपिटलिज्म, और कुछ देश रशिया को फॉलो करने लगे यानी कम्युनिज्म। कुछ देश इंडिया की तरह नॉन अलाइंड थे, मतलब किसी के साथ नहीं। इंडिया ने आप किसी का साथ नहीं दिया, मतलब किसी से नहीं जुड़ा इंडिया, ठीक है। और भी ऐसे देश थे जो इंडिया की तरह किसी के साथ नहीं गए, ना अमेरिका की तरफ गए ना रशिया की तरफ गए, तो उसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। एक्सप्लेन द गिवन कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्चुअल वॉर बट देयर आर सच टेंशन इन द सर्कमस्टेंसेस दैट देयर मे बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉज टू कॉज द वॉर। देखो कोल्ड वॉर किसको कहते हैं? जंग के जैसे हालात हो गए। वॉर तो नहीं हुआ एक्चुअल में, अमेरिका और रशिया के बीच में कभी वॉर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में वॉर होगा। वॉर के जैसे कंडीशंस हो गए, वॉर का जैसा टेंशन क्रिएट हुआ, ठीक है, वॉर के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि इसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त ऐसा फील हो रहा था। ऑलराइट। नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी के साथ नहीं जाना, अपना अकेला रहना, अलग रहना, ठीक है। द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर के टाइम पर, एरा मतलब पीरियड, समय पर, जब कोल्ड वॉर हो रहा था उस समय पर, वाइल द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग बाईपोलर, पूरा विश्व, पूरी दुनिया बाईपोलर हो रही थी, यानी 2 सेक्शन में डिवाइड हो रही थी। बहुत सारे देश अमेरिका की तरफ चले गए, अमेरिका को सपोर्ट करने लगे, और बहुत सारे देश रशिया को। लेकिन उस वक्त इंडिया ने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। देखो आगे लिखा है, देयर वर सम नेशन लाइक इंडिया विच डू नॉट वांट टू जॉइन द सुपर पावर राइवलरीज। कुछ देश थे इंडिया के जैसे जो इनकी दुश्मनी में नहीं पड़ना चाहते थे।
सुपर पावर की जो दुश्मनी थी, सुपर पावर अमेरिका और रशिया, राइवलरीज दुश्मनी, इसमें कुछ देश जैसे इंडिया और भी कुछ देश थे जो इसमें नहीं पढ़ना चाहते थे। सच नेशन डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरीज, ऐसे देश ये कोल्ड वॉर की दुश्मनी से अलग रहे, बाहर रहे, ठीक है। दिस पॉलिसी इज़ नोन एज नॉन अलाइनमेंट, और इसको ही कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। आई होप समझा। थर्ड, एक्सप्लेन द टर्म है बाइपोलरिज्म। बाइपोलरिज्म वही, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ अमेरिका को फॉलो कर रहे थे और कुछ रशिया को, ठीक है, इसको कहते हैं बाइपोलरिज्म। देखो, ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, अमेरिका यूएस, सोवियत यूनियन यानी रशिया, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, इमर्ज्ड एज सुपर पावर एंड फॉर्म देयर मिलिट्री अलायंस। ये दो देश वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सुपर पावर बन गए और इन्होंने अपनी अपनी मिलिट्री अलायंस बनाई, अपना अपना मिलिट्री, मतलब दूसरे देशों के साथ मिलकर अपना मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग किया। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जॉइंड आइदर ऑफ द सुपर पावर ब्लॉक्स। दुनिया के सारे, बहुत सारे देश किसी न किसी सुपर पावर को ज्वाइन करे, यानी कोई अमेरिका को ज्वाइन किया तो किसी ने सोवियत यूनियन यानी सोवियत रशिया को ज्वाइन किया, यूएसएसआर रशिया को ज्वाइन किया, ठीक है। सच अ डिवीजन ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2 ग्रुप्स इज डिस्क्राइब एज बाइपोलराइजेशन। ये पूरे वर्ल्ड का जो डिवीजन हो गया 2 गुटों में, दो ग्रुप्स में, ठीक है, इसको कहते हैं बाइपोलराइजेशन, ठीक है। आई होप समझा यहाँ तक। इसके बाद ब्रीफ आंसर्स है। आंसर्स इन ब्रीफ में, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अभी एट प्रेजेंट कोल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है। देखो, कोल्ड वॉर तभी था जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, उसके बाद से कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ, ठीक है। कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ जब रशिया ब्रेक हुआ। रशिया जो एक बड़ा देश था वो छोटे छोटे देशों में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, रशिया ब्रेक हो गया। और अभी वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर है, वो उसको मतलब एक ही पॉलिटिकल सुपर पावर माना जाता है, अमेरिका को। रशिया उसका अपोजिट कॉम्पिटिटर था, उसके टक्कर का था, लेकिन रशिया ब्रेक डाउन हो गया इनटू स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। तो व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर किस वजह से एंड हुआ। द सोवियत यूनियन adopted the policy of opening up the economy and losing the state control on the economy. सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, रशिया ने ओपन इकोनॉमी को अपनाया, ओपन इकोनॉमिक पॉलिसी यूज़ किया कि सबके लिए इकोनॉमिक ओपन कर देंगे, और अपना जो इकोनॉमी पे कंट्रोल था उसको लूज़ किया। इसमें मेन रोल किसका है, देखो, द देन प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन मिखाइल गोर्बेचोव implemented the policy of पेरेस्ट्रोइका यानी रीस्ट्रक्चरिंग। पेरेस्ट्रोइका रशियन वर्ड है, ठीक है, उसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। एंड ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस। देखो, उस वक्त जो उस वक्त जो रशिया का प्रेसिडेंट था जिनका नाम है मिखाइल गोर्बेचोव, इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी, इन्होंने लागू की पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, रीस्ट्रक्चरिंग की और ओपननेस की। रीस्ट्रक्चरिंग जिसको उनकी भाषा में पेरेस्ट्रोइका कहते हैं, और ओपननेस यानी जिसको ग्लेनोस्ट कहते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी उन्होंने लागू कर दी अपने देश में, और जिसकी वजह से रशिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए, रशिया की राजनीति में और रशिया की इकोनॉमिक मतलब फाइनेंस, पैसा लेना देना, खरीदना बेचना, ये सब इकोनॉमिक है, ठीक है। उसमें बहुत बदलाव आया, चेंजेस आया। थर्ड पॉइंट, द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक पार्ट। और जो रशिया को फॉलो करने वाले थे, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थे जो रशिया को फॉलो करते थे यानी कम्युनिज़म को, ठीक है, लेबर रूल, मजदूर, उन्होंने वो छोड़ दिया और वो लोग भी कैपिटलिस्ट हो गए, कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक हो गए। जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थे जो रशिया के साइड पे थे, उन्होंने रशिया का, क्योंकि रशिया वहाँ पर ख़त्म हो गया तो रशिया को छोड़ दिया, और उन लोगों ने उन लोगों ने अमेरिका की पॉलिसी यानी कैपिटलिज्म, सेठ लोग का रूल, और डेमोक्रेसी, पब्लिक रूल, ये शुरू किया। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, और जो सोवियत यूनियन यानी रशिया था, डिसइंटीग्रेटेड यानी ब्रेकअप,
टूटना, डिवाइड होना, एंड सेवरल न्यू नेशंस वे क्रिएटेड आउट ऑफ इट। बड़ा सा रशिया ब्रेक हो गया और उसमें छोटे छोटे देश बन गए। पहले पूरा एक देश था, पूरा एक कंट्री था रशिया, लेकिन रशिया के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और छोटे छोटे जो स्टेट्स थे अब वो एक एक कंट्री बन गए। अराउंड 11 या 16 कंट्रीज़ बनी, नहीं, एक बड़ा सा देश ब्रेक हुआ और छोटे छोटे स्टेट्स एक एक कंट्री बन गए। ठीक है, आई होप समझा। तो यहाँ ये पूरा फैक्टर है कोल्ड वॉर के एंड का। यहाँ पर कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया क्योंकि रशिया जो अपोजिट था, स्ट्रॉन्ग था, अमेरिका के टक्कर का था, अमेरिका को compete कर रहा था, वो ख़त्म हो गया, तो कोल्ड वॉर एंड हो गया। What major changes occurred in global politics after the end of Cold War? कोल्ड वॉर के बाद विश्व की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आया? कोल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व की राजनीति में क्या बदलाव आया? द मेजर चेंजेस दैट ऑकर्ड इन ग्लोबल पॉलिटिक्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर आर, कोई भी यहाँ पे लिखा है 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है, तो 4 पॉइंट्स। अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया ख़त्म हो गया तो कौन अब सुपर पावर बचा? अमेरिका अकेला सुपर पावर रह गया। ठीक है, एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंडक्टिव टू ग्रोथ इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग नेशन इमर्ज, और देशों के बीच में आपस में, ठीक है, ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाना, ये बढ़ने लगा। देशों के बीच में आपस में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, लेन देन, खरीदना बेचना, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ठीक है, वही फाइनेंस, पैसे का लेन देन, ये बढ़ गया। ठीक है, और जो भी नेशन इमर्ज हुए, जो भी नए नए नेशंस आए, और वो मतलब नेशंस थोड़ा फ्री हो गया, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो आपस में ट्रेड और बिजनेस बढ़ गया देशों का। कैपिटल, लेबर, मार्केट एंड इंफॉर्मेशन वे फ्रीली सर्कुलेटेड थ्रू दी वर्ल्ड, और पूरे दुनिया में कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटल्स, यानी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया में फॉरेन कंट्री का कोई भी कंपनी आके इन्वेस्ट कर सकती है, हमारे देश में आके वो लोग अपना बिजनेस, इंडस्ट्री सेटअप डाल सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म। लेबर, मज़दूर, इंडिया के मज़दूर अमेरिका, रशिया, जापान यहाँ जाके जॉब करने लगे एग्जाम्पल, और दूसरे देशों के मज़दूर, मतलब अलग अलग देशों के मज़दूर दूसरे देशों में जाके काम कर सकते हैं, तो सर्कुलेशन बढ़ गया मज़दूरों का, लेबर का। मार्केट बढ़ गई, मार्केट मतलब एक देश के अंदर दूसरे देश के प्रोडक्ट आके बिक सकते हैं, जैसे इंडिया में अमेरिकन प्रोडक्ट आते हैं, चाइना के प्रोडक्ट आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बिकने के लिए। ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन भी फ्री हो गई, सर्कुलेशन, इन्फॉर्मेशन का सर्कुलेशन फ्री हो गया। ठीक है, फोर्थ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ इंक्रीज। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन फ्लॉप रहा, इसके वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना। किसने बनाया ऑर्गेनाइजेशन? सारे देशों ने मिलके बनाया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सारे देशों ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और कहा था कि ये इसका काम यह है कि आगे कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, जिसकी वजह से फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था लीग ऑफ नेशन वो फ्लॉप रहा, फेल हो गया। ठीक है, फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन बना, और उसका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन, सारे देशों ने मिलकर एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन जो था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन लिखा है। तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो कोल्ड वॉर हो चल रहा था। कोल्ड वॉर का मतलब आपस में जो जलन होती है, आपस में जो ठस्सन होती है, आपस में, मतलब वॉर नहीं है एक्चुअल, बस आपस में एक दूसरे को गुस्सा दिखा रहे, एक दूसरे को जला रहे, कम दिखाने की कोशिश कर रहे, एक्सेट्रा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और अब वो एकदम कॉन्क्रीट स्टेप, यानी मजबूत स्टेप उठाने लगा यूनाइटेड नेशन टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाने लगा। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट स्टेप लिखा है। कॉन्क्रीट मतलब जो रेते सीमेंट से बनता है, मतलब कॉन्क्रीट का मतलब यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, सख्त कदम उठाने लगा ताकि विश्व में शांति बनी रहे और सिक्योरिटी बनी रहे, यानी प्रोटेक्शन बना रहे।
ठीक है. सो दिस वॉज द ब्रीफ आंसर. आई एक्सप्लेन यू ऑल द ब्रीफ आंसर्स. आई होप तुम्हें समझा होगा. सो अभी हम लोग ब्लैंक्स पे आ गए हैं. मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको ब्लैंक समझा दूंगा. तो अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट, आंसर इज़ इंटरनेशनल सिस्टम. मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करना और सबसे फ्री रहना, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम. सेकेंड, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आगे वर्ल्ड वॉर ना हो, आगे कोई वॉर ही ना हो, वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि वॉर ही ना हो, आगे किसी भी देश के बीच में वॉर ना हो. ये यूएन की खास रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आंसर इज़ टू अवॉइड वॉर. थर्ड पॉइंट, द कोल्ड वॉर एंडेड विद दिस इवेंट डैश. कोल्ड वॉर किसकी वजह से ख़त्म हुआ, कौन से इवेंट की वजह से? तो आंसर इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब ब्रेकडाउन. सोवियत यूनियन डिवाइड हो गया छोटे छोटे देशों में. सोवियत यूनियन मतलब रशिया. रशिया डिवाइड हो गया स्मॉल स्मॉल कंट्री में, ठीक है, और एक छोटा सा रशिया रह गया. तो इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन. तो कोल्ड वॉर जो एंड हुआ है वो मेन इवेंट उसका क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत यूनियन यानी डिसइंटीग्रेशन. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स था विथ रीज़न. एक्सप्लेन विथ रीज़न वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. रीज़न के साथ बोलो ट्रू है या फॉल्स. फर्स्ट, द लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर द फर्स्ट कोल्ड वॉर. फर्स्ट कोल्ड वॉर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और फिर सिर्फ कोल्ड वॉर हुआ. फर्स्ट सेकेंड कोल्ड वॉर नहीं हुआ है. तो यहाँ पे ये कोल्ड रॉन्ग लिखा है, तो इसके लिए फॉल्स है आंसर. और आंसर है द लीग ऑफ नेशन वॉज एस्टैब्लिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट कोल्ड वॉर नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर ड्यू टू कोल्ड वॉर. पूरी दुनिया एक हिस्से में डिवाइड हुई कोल्ड वॉर से. यूनी मतलब वन, वन पोलर नहीं, ये भी रॉन्ग है, बाईपोलर हुआ था. तो यहाँ पे लिखा है फॉल्स. क्यों फॉल्स है? क्योंकि वर्ल्ड यूनिपोलर नहीं हुआ था, बाईपोलर हुआ था कोल्ड वॉर की वजह से. बाईपोलर मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था. थर्ड, द पॉलिसी ऑफ मिखाइल गोरबैक गेव एन इम्पिटस टू डेमोक्रेटाइजेशन. ठीक है, ये जो प्रेसिडेंट था रशिया का मिखाइल गोरबैक, इसने बढ़ावा दिया, किसको बढ़ावा दिया? डेमोक्रेटाइजेशन को, मतलब डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया. तो इसका आंसर है ट्रू. ठीक है, येस इट्स ट्रू. क्यों ट्रू है? क्योंकि इसने दो पॉलिसी लाई थी. जो रशिया का प्रेसिडेंट था मिखाइल गोरबैक, इसने दो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी. एक का नाम था रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब फिर से बनाना, फिर से शुरू करना, और एक का नाम था ओपननेस, सबके लिए खुला, मतलब हर कोई पार्ट ले सकता है. ठीक है, तो उसको रशियन लैंग्वेज में पेरेस्ट्रोइका कहते हैं और दूसरे को ग्लासनोस्ट कहते हैं. ठीक है, ड्यू टू इम्पोर्टेंट चेंज टुक प्लेस. जिस ये दो पॉलिसी की वजह से बहुत बदलाव आया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर में. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में, रशिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में बहुत बदलाव आया. पॉलिटिक में बदलाव आया मतलब डेमोक्रेसी आ गई. ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कम्युनिज़म फॉलो करने वाले देश थे, जो कम्युनिटी में बटे हुए थे, वो किस में डिवाइड हो गए? वो डेमोक्रेसी फॉलो करने लगे. यानी डेमोक्रेसी मतलब रूल बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, यानी वोट देना, अपना नेता खुद चुनना एक्सेट्रा. ठीक है, बाय दिस, ये तो मैंने फिनिश किया. बाय दिस आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. अगर तुम्हें चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू.